बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तवील वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। और ये तवील वक्फा था, इसमें कुछ निजी मसरूफियात थी, मेरी भी थी। और हस्बे मामूल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यासर आरफ साहब। यासर आरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी मसरूफ़ थे, मैं भी मसरूफ़ था, और नाज़रीन ने हमें काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया कि आपके जो प्रोग्राम थे हम देखते थे और हालात हाजरा के हवाले से आगाही होती थी। तो वो एक दोबारा वो सिलसिला हम बाज़ाब्ता शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आज यासर हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत में तब्दीली हुई, तब्दीली के बाद नए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चार्ज संभाला, और उसके बाद जो है वो अभी तक काबीना का तश्कील जो है वो उसका अमल अभी तक नहीं हो सका। इस तरह पाकिस्तान में भी निगरान हुकूमत आ चुकी है, यहाँ पे भी नए नए चैलेंजेस का सामना है हुकूमत को। और सबसे पहले हम बात करें कि आज़ाद कश्मीर में जो तब्दीली आई थी, इस हवाले से आप नाज़रीन को बताएं, और ख़ासकर ये कि जो काबीना की तश्कील अभी तक नहीं हो सकी, इसकी क्या वजूहात हैं, और क्या अनवारुल हक जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, अब तो दोनों अनवारुल हक, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी अनवारुल हक हो गया, आज़ाद कश्मीर का भी, तो अब उनके साथ साथ एक के साथ चौधरी लगाना पड़ेगा और एक के साथ काकड़ लगाना पड़ेगा, ताकि लोगों को पहचान हो सके कि कौन से अनवारुल हक की बात हो रही है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के हवाले से। तो आप मुझे बताएं कि डिलीवर अभी तक इतने अरसे में कोई डिलीवर कर सके हैं, और काबीना की जो तश्कील का अमल है वो क्यों नहीं हो सका है? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। बुनियादी तौर पर उस्मान साहब, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क्याम तो एक खासी लंबा अरसा हो गया, ये पुरानी खबर हो गई। बुनियादी तौर पर सारी नाजरीन ये बात जानते हैं कि एक बिल्कुल खिलाफ तवक्को आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सेटअप वजूद में आया, जिसमें पीटीआई तकरीबन पूरी की पूरी मासवाए चंद एक सरों के वो कन्वर्ट हो गई फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर, और फॉरवर्ड ब्लॉक से ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हमायत से चौधरी अनवारुल हक जो थे वो स्पीकर असम्बली साबिक वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनकर बने। और उसके बाद असल मामला ये है, वो जब बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने जो हुकूमत साजी के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर जो इक़दाम उठाए वो बिल्कुल तमाम लोगों के लिए खिलाफ तवक्को थे। यानी मेजॉरिटी के लिए, मासवाई को उनके बहुत करीबी एक दो चार दोस्त जानते हुए हूं तो ये अलग बात है, लेकिन बाकी पूरी आज़ाद कश्मीर रियासत की अवाम के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए और दीगर लोगों के लिए ये बिल्कुल एक अचंभे की बात थी कि उन्होंने हुकूमत साजी और हुकूमत चलाने का अमल कैसे शुरू किया। और फिर उन्होंने जो किया वो वक्तन फवक्तन वो कानून साज असम्बली के फ्लोर के ऊपर वो बताते भी रहे। मसलन उन्होंने अपनी जो असेंबली स्पीच की थी उसके अंदर उन्होंने वादे तौर पे बताया था कि यहाँ पे बड़ा शोर मचा हुआ है कि हुकूमत पूरी नहीं हो रही, हुकूमत पूरी नहीं हो रही। बुनियादी तौर पे जो आइन की किताब कहती है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जिस दिन कायदे अवान मुंतखब होने के बाद 2 वज़रा बन गए थे तो उस दिन हुकूमत पूरी हो गई थी। उसके बाद इस हुकूमत के अंदर मजीद क्या क्या इकदाम किए जाने हैं, मजीद पोर्टफोलियोज और दीगर अवामिल किस किस तरह जाने हैं, ये जरूरत के मुताबिक ये हुकूमत ने फिर ये डिसीजन करना है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल गैर रवायती तौर पे आके प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक मुकम्मल तौर पे एक मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाया जो माजी की हमें 76 साल तारीख में नजर नहीं आया। उन्होंने आके स्वाबदीदी अखराजात पे कट लगा दी और बड़ा एक तारीखी जुमला जो उन्होंने कहा, जो लोग रियासत को, गवर्नेंस के मैटर्स को समझते हैं उनके लिए ये समझने के लिए ये जुमला काफी था कि असेंबली जो चलती है वो रवायात के ऊपर चलती है, जबकि हुकूमत जो चलती है वो कानून के तहत चलती है और कानून की जो शिकें होती हैं उनके मुताबिक हुकूमत चलाई जाती है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं ऐसे ही करूंगा, हुकूमत को मैं रवायात की बुनियाद पे नहीं चलाऊंगा। फिर इसमें खास बात यह है यार साहब कि अभी तक पोर्टफोलियो तकसीम नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ इख्तलाफात हैं वज़रा में। हर जो पहले लोग थे पीटीआई के वो यही कह रहे हैं कि हमें अपनी पसंद के जो महकमे वो दिए जाएं, जिस तरह पहले माजिद खान साहब के पास वज़ारत खजाना थी और अकमल सरगाला साहब के पास जंगलात है और दीगर जो लोग हैं जिनके पास जो महकमे थे। तो इसके ऊपर भी एक बड़ी डिबेट चल रही है। बिल्कुल चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक यानी पीटीआई के वो लोग जो पहले हुकूमत में थे वो, बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी, उन्होंने भी बड़ी बड़ी वजारतों के मुतालबात शुरू किए हुए हैं। जाहिर अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो वहां बिग गन्स हैं, बिग गन्स जो खुद नहीं भी हैं उनकी औलादें आगे हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, साबिक सीनियर वजीर और पीपल्स पार्टी के सदर के बेटे हैं। तो ये लोग सारे इसी तरह नून लीग के अंदर भारी भरकम लोग हैं जो बड़ी और वजारतों के मुतालबात कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय
अभी हमारे नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप समझते हैं कि पोर्टफोलियोज अब जल्द तकसीम होने वाले हैं? मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो का फैसला हो जाना है। उसमें शायद आपको दिनों की बात है, दिनों से भी बल्कि कम की बात तो पहले कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत जैसी आएगी बिल्कुल ऐसी तो पोर्टफोलियो जो है वो महकमे तकसीम किए जाएंगे। तो अब क्या आप समझते हैं कि चौधरी अनवरुल हक साहब डिलीवर कर पाएंगे आजाद कश्मीर? मैं आपको कुछ ईमानदार साहब बताऊं कि अच्छा, एक और इसके साथ साथ एक और बातें सामने आई है, कुछ लोगों ने हमें कॉल करके भी कहा है, बताया भी है कि काफी सारी जो फंडिंग है कुछ महकमे, काफी सारे जो तरक्याती काम है वो पीएम साहब के हल्के में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस खबर में कुछ ताकत है या? देखें, इस तरह की बहुत सारी रूमर्स जो है ना वो फैलाई गई हैं, इसमें कोई किसी शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है कि चौधरी अनवरुल हक साहब जब से वफाक के अंदर अभी निगरान सेटअप आ गया है, तो आज़ाद कश्मीर के बारे में जो आम लोगों का ख्याल था और जो सियासत से शनासा लोगों का ख्याल था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आगे क्या होने जा रहा है, अभी ये भी उसके मुकम्मल बरक्स हो रहा है। क्यों? एक बात बिल्कुल कंफर्म थी कि वफाक के अंदर जो निगरान वजीर आजम आएंगे उन्हें गालिब इम्कान ये था कि नून लीग की हमायत याफ्ता होंगे, बहुत उनके करीब होंगे, और फिर ये था कि वो ना हुए तो पीपल्स पार्टी के होंगे, फिर ये था अगर दोनों के अपने अपने बहुत ना हुए तो वो इन दोनों के हवाले से उनकी अच्छी खासी कुर्बत होगी। लेकिन जो अनवरुल हक काकड़ जो वजीर आजम मुंतखब हुए और जिस तरह वो मुंतखब हुए आखिर में बने वो सबको पता है। उससे एक चीज क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के अंदर इन दोनों बड़ी पार्टियों के जो ख्वाहिश और जो उनके ख्वाब थे वो खाक में मिल गए। वो एक कॉम्पिटेंट शख्स हैं। और इसमें खास बात कही जा रही है यासर के अनवरुल हक काकड़ की जो पार्टी थी वो उसका नाम है बाप, यानी वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसका बाप बनता है। तो अब वो कह रहे हैं कि बाप जो है, असल बाप जो है वो कौन है वो सबको पता है। असल बाप बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल लेके आ गए, बाप वाले लेके आ गए बाप साहब की पार्टी। बिल्कुल ऐसी, ये हमारा अलमिया रहा है। ये सियासी कारकुनों और सियासतदानों के लिए शायद ये बात जो है ना उनके लिए तकलीफ दे बात हो, लेकिन अलमिया ये रहा है कि हमारी जो सियासी इलीट है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो इक्तदार की म्यूजिकल चेयर के गिर्द जो है ना हमेशा से घूमती रही और वो अपने मफादात को अपनी पार्टियों के अंदर उन्हें इंस्टीट्यूशन बनाने के, उन्हें पार्टी की पार्टी बजाने और हकीकी जमहूरियत अपने अंदर लाने के बजाय प्रॉपर्टीज बनाते रहे। आज जाकर उन्हें ये बात पता चली है कि जब कोई और उनके साथ उसका टकराव होता है तो उस वक्त उनकी पोजीशन कितनी कमजोर हो जाती है। तो आजाद कश्मीर में जो अनवरुल हक साहब है, जो अनवरुल हक काकड़ साहब है, उनके बारे में जो राय है इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वाकई उन्हें किसकी ताईद हासिल है। लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर भी जो सेटअप है उसके बारे में भी उसके अंदर अनवरुल हक साहब खुद इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उनको किसकी हमायत हासिल है। जी ऐसे ये भी है, लेकिन इससे हटकर अनवरुल हक साहब खुद जो कह चुके हैं ना असेंबली के फ्लोर पे कि अब तक उन्होंने जो हुकूमत के अमल के अंदर एक पेशरफ्त की, उन्होंने कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और रिफॉर्म्स लाई, उसके अंदर उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर से कहा था कि सबसे बड़ा इशू जब मैंने ये इख्तियार संभाला तो वो ये था कि हमारा फाइनेंस का इशू था। वफाक के पास हमारी जो है ना एडीपी रुकी हुई थी और उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल थे, तो उन्होंने कहा था कि इन मसाइल के हल के लिए बिलखुसूस जो फाइनेंस हमें माजी के जो ड्यूज थे वो भी मिले और मजीद भी हमें जो तकरीबन 13 अरब के लगभग की ये एडीपी है ये जो मिली, इसमें उन्होंने खुद अपने फ्लोर पर यह बात कही थी कि इसमें सलामती के वो इदारे जिन्होंने अपना आईनी किरदार अदा किया, अगर वो अदा ना करते तो आज हम शायद ये नौबत ना आती और हम क्राइसिस का शिकार होते। नए हमें पैसे मिलना तो दूर थे, हमें पहले के लिए भी हम रो रहे होते, मतलब माली मुश्किलात का जो शिकार थे उसमें भी सलामती के इदारों ने आईनी फर्ज निभाया आजाद कश्मीर के अंदर, और इसका इजहार और इकरार खुद प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने असेंबली के फ्लोर पे खुद भी किया है। तो आजाद कश्मीर के सेटअप के अंदर जो सलामती के इदारों का आईनी किरदार है उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ चल रहे हैं और मुकम्मल तौर पर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मतलब सलामती के जो इदारे हैं उनकी तायद हमायत मुकम्मल हासिल है। बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई दो मुझे एक बात बताएं कि साबिक वज़ीर सरदार तनवीर इलियास साहब पीटीआई के एक बड़े घरता धरता माने जाते थे और अपने आप को बहुत उन्होंने आज़ाद कश्मीर में पीटीआई का एक एम जो है ना वो लीडर इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो रातों रात पीटीआई उन्होंने छोड़ दी। पीटीआई से फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वो आज़ाद कश्मीर के सदर बन गए। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तहरीक ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है और अभी तो इसकी फ्रेंचाइज आज़ाद कश्मीर में नहीं खुली है, वो तो बहुत जल्द खुल जाएगी, मतलब जब उन्होंने सदर मुंतखब किया है, बनाया है इनको सरदार तनवीर इलियास साहब को, तो वहाँ पार्टी की फ्रेंचाइज समझे खुली गई है। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या ये पार्टी जो है तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP जिसको कहा जाता है, तो क्या ये पनप पाएगी या उस तरह का
मकाम हासिल कर पाएगी। और ख़ासकर आज़ाद कश्मीर में क्या तनवीर इलियास साहब जिस तरह बकौल उनके वो कहते रहे कि एक जमात की जो पार्टी थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में, इसको मैं 32-33 सीटों तक मैं लेके गया, तो क्या वो IPP को एक मकाम दिलाने में कामयाब हो जाएंगे आज़ाद कश्मीर? उस्मान साहब, इसमें सरदार तनवीर इलियास साहब जो बात कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मैं आपको उनके बारे में बता दूं, जो अभी हमने इस अरसे में मजीद उनको देखा, वो पहले भी हमने कहा था कि सरदार तनवीर इलियास एक अपनी दुनिया के शख्स है। उन्होंने इमरान खान के साथ उस वक्त में वो जुड़े रहे कि जब शायद इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था उन्हें कि आपको पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन जब खुद उन्हें टक्कर लगी, ठोकर लगी इमरान खान साहब से, और बाद में उन्होंने खुद ये बात कही कि मैं उस वक्त तक किसी के साथ तसादुम में नहीं जाता जब तक कोई मेरे साथ ज्यादती न करे। लेकिन वो फिर इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की, जो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती की गई, मुझसे हुकूमत छीनी गई, उन्होंने ट्वीट तक ना किया, उनके बल्कि लोग परवेज खट्टक और दीगर ने आके ये काम किया। तो उसके बाद जब वो उनके साथ तसादुम और टकराव में गए तो फिर उन्होंने बिल्कुल सिस्टम सारा तलपट करके इमरान खान साहब के साथ हम ठोंक के सामने आ गए और मीडिया के ऊपर बैठ के उन्होंने जिसे कह सकते हैं कि वो किया कि जिसकी शायद आम बंदा तवक्को नहीं कर रहा था। अब इशू ये है कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। जो मेरी इतलात हैं कि उन्हें शायद पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट के बाद किसी अहम ओहदे की भी जो ना सीनियर नायब सदर की भी ऑफर की जा रही थी कि आप उसमें आ जाएं, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं की। उनके जो हल्के उनके जराए से खबर है। अब आजाद कश्मीर के अंदर वो इसको कितना कामयाब कर पाएंगे, इसके अंदर वो कितना रोल देंगे, ये वो टाइम टू टाइम देखेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल घाटे का सौदा करने वाले शख्स नहीं है। उन्होंने अगर इस पार्टी को आगे ले जाना हुआ, उन्हें ये पता चला कि इसका फ्यूचर मौजूद है और इसके ऊपर हाथ रखा जा रहा है, मुस्तकबिल इसका बन सकता है, तो वो बिल्कुल उसके अंदर जो है ना अपनी सरमाया भी लगाएंगे, अपनी जान भी तोड़ेंगे, अपनी तमाम तर काविशें भी लगाएंगे। लेकिन अगर उन्हें ये बात पनप गई, उन्हें ये खबर मिल गई कि ये इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो वो फिर घाटे का सौदा बिजनेसमैन है कभी नहीं करेंगे। इस चीज के लिए हमें आइंदा दिनों में देखना पड़ेगा। फिर अगर उन्होंने PTI को आजाद कश्मीर में लॉन्च किया था, तो वही बात जिस तरह अभी हमने बात की कि ऐवान के अंदर कायदे ऐवान ने ये बात कही कि क्या नाम उसका, इसमें सलामती के इदारों का जो है ना अहम आईनी किरदार है। इसी तरह फिर ये जो आ रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसके ऊपर भी हाथ कितना रखा जाएगा, ठीक है, ये भी डिपेंड कर रहा होगा। हाथ रखा गया अगर, तो फिर तो क्या से क्या नहीं हो सकता। ना रखा गया तो आपके सामने जिनका बड़े बड़े लोग हैं, जो खुद को तुर्रम खान समझते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके ऊपर हाथ नहीं रखा गया, तो उनका अशर भी हमारे सामने है। तो इसके लिए हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा। यह भी इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा, कुछ कहना काबिल वक्त है। जी ऐसे ही है। याद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आने वाले दिनों में बात करेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आजाद कश्मीर में कहाँ तक पनप पाएगी, और तो क्या तनवीर इलियास साहब के लिए एक चैलेंज है, वो इस चैलेंज को उन्होंने कबूल किया है। और वो अब देखना यह है कि जिस तरह माजी में कहते रहे कि मैंने एक जमात की पार्टी को 33 सीटों के ऊपर मैं लेके गया, अब देखना यह है कि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को वो कहाँ तक लेके जाते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में अबूरी सेटअप आ गया है, निगरान वज़ीर आज़म ने चार्ज संभाल लिया है और इनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, खासकर माशी चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं इस हवाले से और आज़ाद कश्मीर की जो बदलती हुई सूरत हाल है सियासी, उस हवाले से आपसे अपना गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।